मिरर है। ओके, इस ट्री पर इतनी हाइट पर एक मंकी है। अब क्या होता है कि ये मिरर है, यहाँ से कोई हमारा इंसिडेंट लाइट भेजता है। जैसे इंसिडेंट लाइट भेजेगा तो इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं यहाँ पे आएगी। अब कोई बीच वाला बच्चा है, वह क्या करता है कि दर्पण को ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है। अगर वह दर्पण को नीचे करता है, आपको पता है कि यदि दर्पण को गति दी जाती है तो उतने ही स्पीड से, मतलब उस स्पीड के कारण हम ऐसा कर सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है वह भी ऊपर नीचे होगी। और ये बंदर क्या करता है, जैसे जैसे प्रकाश की किरण नीचे जाती है उसी को देख करके वह नीचे जाता है, यानी उसी स्पीड से नीचे जाता है। तो आपसे बस यही पूछना चाहता है कि बताइए दर्पण, इस बंदर है वो किस स्पीड से नीचे आएगी। ओके, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर से बैक जाकर के अच्छे से देख लीजिए। आफ्टर दैट आप इस सॉल्यूशन को देखिए। ओके, हम मानते हैं कि यह बंदर पहली बार कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पे है, इसको y मान लीजिए। और ये देखिए यहां से कितनी दूरी पर ट्री है, x दूरी पे है। यह एंगल हम मान लेते हैं थीटा। अब जरा सा इस ट्रेनिंग का नाम दे देते हैं P, Q एंड R। अब इस तीनों ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग P, Q, R में एक वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दिस इज योर P, दिस इज योर Q एंड दिस इज योर R एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज X एंड दिस इज Y। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, आप ऐसा कर सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। tan थीटा का वैल्यू कितना है, y बाई एक्स। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल है और कौन कौन कांस्टेंट है। अब जरा सा देखो, अगर बंदर नीचे आएगी तो उसकी ऊंचाई में कमी आएगी, मतलब ऊंचाई बदल रहा है। यहाँ देखिए, अगर प्रकाश की किरण या प्रवर्तित किरण नीचे की तरफ जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ कोण भी क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। पहले यहाँ फिर यहाँ, आप देख रहे हो कि कोण धीरे धीरे घट रहा है, ऊंचाई भी धीरे धीरे घट रही है। परंतु आप देख सकते हो कि चाहे बंदर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी होगी, इस Q और यह पेड़ के बीच की कोई दूरी में चेंज नहीं होने वाली, मतलब x कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है और थीटा भी क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से जरा देखिए तो y बराबर हम x इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy बाई dt, यानी समय के रूप में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि x कांस्टेंट है बाहर और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा बाई dt। इस रिजल्ट को यूज करेंगे। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट जानते हैं। यहाँ पर देखिए dy बाई dt को हम बोलेंगे क्या, तो जरा सा देखो तो हाइट में चेंज हो रही है, मतलब कुछ न कुछ लंबाई, कुछ न कुछ दूरी में अंतर हो रहा है। दूरी बटा समय, इसी को तो हम चाल बोलते हैं। यानी कि इसको बोल सकते हैं बंदर की स्पीड, और यही आपको निकालना है। पर यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बंदर नीचे आएगी तो ऊंचाई घटेगी। ऊंचाई घटेगी इसका मतलब अंतर निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ जरा सा देखिए, इस थीटा को देखिएगा, तो इस थीटा को ऐसे देखिएगा। ओके, ये थीटा है वेरिएबल। ओके, अब जरा सा देखते हैं कि हमको पता चल चुका है कि y dy बाई dt को हम क्या बोलेंगे, बंदर की चाल। अच्छा, अब देखिए एक टर्म और लिखते हैं हम d थीटा बाई dt। और जरा सा देखो तो यह थीटा ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटते जाएगी, तो समय के अनुसार कोण में जो चेंज होती है उसको बोलते हैं कोणीय वेग। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ क्या है, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण की चाल। ठीक है, कि tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। और यहां से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि dy बाई dt, तो dy बाई dt हो गई बंदर की चाल। और यहां से आप देख सकते हो कि d थीटा बाई dt, तो जैसे जैसे कोण चेंज कर रहा है तो कोण बटा समय, तो कोणीय वेग। और यह कोणीय वेग किसका है, तो परावर्तित किरण का कोणीय वेग है। ओके, अब यहाँ भी देख सकते हो कि थीटा धीरे धीरे घट रहा है, तो जब कोई भी चीज घट रही है तो वहां पे चेंज उसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में
आपने पिछले वीडियो में यह पढ़ा है कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण की स्पीड क्या होती है 2 गुने ओमेगा ऑफ द मिरर। जो दर्पण की स्पीड होती है उसका दुगना क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं वहां पर ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा ऑफ मिरर। तो देखिए हमें यह मिल चुका है, हमें यह मिल चुका है, बंदर की चाल दोनों मिल चुका है। अब इसको आप क्या इस वाली इक्वेशन को देखिए, वहां पे जो इक्वेशन है क्या आया था dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ओके, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया माइनस ऑफ dy बाई डी टी और ये हो गया एक्स सेक स्क्वायर थीटा और अंदर में हो गया माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी। और आप देख सकते हो आपको क्या क्या मिल चुका है, डी थीटा बाई डी टी मिला हुआ है, dy बाई डी टी मिला हुआ है, बंदर की चाल। तो हम क्या कर देते हैं यहां से इसको पुट कर देते हैं। ओके, और यहां से इसको पुट कर देते हैं। जरा सा देख लीजिएगा dy बाई डी टी क्या है बंदर की चाल और ए वाला वैल्यू यहां पुट करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा दर्पण का स्पीड। अब लास्टली हम पुट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो देखिए लास्ट में जो रिजल्ट आएगा कि इधर आएगा बंदर की चाल बराबर x गुनी सेक स्क्वायर थीटा और आपको पता है माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी और आता है 2 इंटू ओमेगा ऑफ मिरर यानी दर्पण की चाल। अब लास्टली हम ऐसे करते हैं बंदर की चाल, यह 2 कहां चला आएगा बाहर, तो 2 इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा ऑफ द मिरर। और लास्टली क्या हो गया हमें निकालना क्या था बंदर की चाल। और क्या क्या दिया रहेगा बंदर की चाल निकालना है, कोण दिया रहेगा, कोण आप कैसे निकालोगे सेक थीटा, तो टेन थीटा मालूम है तो सेक थीटा निकाल लेंगे। अब पुनः यहां से क्या निकालेंगे ओमेगा ऑफ द मिरर और ओमेगा ऑफ द मिरर अगर दिया है तो यह निकाल सकते हैं। अगर बंदर की चाल दिया है तो ओमेगा ऑफ द मिरर और ओमेगा ऑफ द मिरर दिया है मतलब कि दर्पण की चाल दी है तो बंदर की चाल। इन दोनों में से कोई दिया रहेगा, अगर दोनों दिया है तो थीटा निकालने को पूछेगा, ये कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप नंबर 4 अब हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लास्टली उस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये जो टॉपिक है फिनिश हो जाएगा। तब हम लोग समतल दर्पण के पास जाएंगे और वहां पर फिर से हम लोग परावर्तन को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, पुनः गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, फिर जितने भी इसमें फॉर्मूले होते हैं दर्पण सूत्र सारी चीजों को प्रूव किया जाएगा। ओके, आप जितने भी प्रॉब्लम है टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसको रोक रोक करके या कह सकते हैं 1 से 2 बार देखोगे तो ये सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आने लगेंगे। इसके लिए बट ये ध्यान रखना है कि हमेशा पीछे वाली जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होनी चाहिए और ये प्रॉब्लम आपसे बन जाएगी। अब देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट डील करते हैं उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल डील करेंगे। आपको कभी कभी यह पूछ दिया जाता है, जैसे यह देखिए यह है अभिलंब, यह है परावर्तित किरण और यह क्या है आपतित किरण। यह आपकी दर्पण है, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोई रिलेशन बताइए। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास में एक रिलेशन बताए थे क्या कि I डॉट N डॉट R इक्वल्स टू क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है। हमें क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है आपतित किरण का इक्वेशन दे देगा, अभिलंब का इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा बताइए परावर्तित किरण का क्या इक्वेशन होगा। यह हो सकता है कि यह दोनों दिया हो तो इसका इक्वेशन पूछे, यानी इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि तीसरे का इक्वेशन क्या होगा। तो फर्स्ट केस या तो आप ये वाला निकालिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो का वैल्यू पुट कीजिए तीसरा निकलेगा, या एक और मेथड है जिसके सहारे आप डायरेक्ट किसी भी परावर्तित किरण के इक्वेशन को, आपतित किरण के इक्वेशन को या विलंब के इक्वेशन को बता सकते हो। चलिए अब जरा सा यहां डिस्कस करते हैं। मानते हैं कि हमें क्या पता करना है कि जो परावर्तित किरण है
उसका फंक्शन पता करना है आपतित किरण के साथ और अभिलंब के साथ। हमने मान लिया कि आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है आई कैप, परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश है आर कैप और अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश है एन कैप। और क्या मान लेते हैं, यह जो दर्पण है उसकी भी दिशा मान लेते हैं एन कैप। ओके, अच्छा, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह अभिलंब, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यह किसकी दिशा है, आपतित किरण की दिशा है, इसको भी जरा सा डाउन कर लेते हैं। और यह किसकी दिशा है, एन कैप की दिशा है। मानते हैं कि यह आपतन कोण है, तो आपको पता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। अब बारी बारी से हम देखते हैं फिगर को जरा सा। आर कैप, यह एन कैप और यह मिरर एन कैप, और यह एंगल कितना दिया है, थीटा। और आपको बताया गया है कि जितना एंगल होता है उसके साथ कॉस, जो बच जाता है उसके साथ साइन लेते हैं कंपोनेंट में। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर कैप बराबर, देखिए तो एन है, एन के साथ एंगल है तो क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा। ओके, प्लस अब यहां से देखिए जो बच गया इसके साथ कॉस, तो बच्चे वाले के साथ साइन, तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं एन कॉस साइन थीटा। सही है, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, अब इसके पास चलते हैं, इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरह से है, इस तरह से यह मिरर है, ओके, यह आपकी नॉर्मल है, और यह देखिए आपतित किरण का इक्वेशन है। और आपको पता है कि यह थीटा है, तो सम्मुख कोण से यह भी क्या होगी, थीटा होगी। दिस इज थीटा। ओके, अब क्या करते हैं, पुनः क्या करते हैं, आपतित किरण को लिखते हैं। तो देखिए आई कैप बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, आई कैप यहाँ है, देखिए नॉर्मल तो ऊपर है, तो नॉर्मल का जब कंपोनेंट लीजिएगा तो देखिए एन और कॉस थीटा, तो देखिए तो आपतित किरण के विपरीत जा रही है क्या, तो विपरीत जा रही है, तो उसको माइनस एन के साथ लिखेंगे, तो माइनस एन कैप कॉस थीटा। और देखिए एम, एम का अगर कंपोनेंट लेते हो तो देखिए एन इधर, क्या आपतित किरण की दिशा में, इसका मतलब प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा एन कैप साइन थीटा। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, यानी कि हमको 2 इक्वेशन मिल चुका है। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आर कैप यहाँ है और यहाँ पे आई कैप, तो आर कैप माइनस आई कैप, अगर इसमें से यह था एन कैप, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए यहाँ एन है और यहाँ माइनस एन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, 2 एन कैप कॉस थीटा। और ये दोनों क्या होने जाने वाली है, कट जाने वाली है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ चुका है आपके पास कि यदि आपके क्वेश्चन में इसका इक्वेशन दिया हो, इसका इक्वेशन दिया हो और इसका इक्वेशन दिया हो, तो आप आपतन कोण बता सकते हो। या हो सकता है कि आपको आपतन कोण दिया हो, अभिलंब का इक्वेशन दिया हो, आपतित किरण का इक्वेशन दिया हो, तो आप परावर्तित किरण का इक्वेशन बता सकते हो। बट देखिए क्या क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए यह 4 चीज चाहिए तब आप बता सकते हो, बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपतन कोण का वैल्यू नहीं दिया होता है, तब क्या करेंगे, इसका मतलब चूंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको किसके बीच रिलेशन लाना है, तो आपको रिलेशन लाना है परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। इसका मतलब इस थीटा को बाहर करना है। इस थीटा को बाहर कैसे करेंगे, तो जरा सा इस फिगर को फिर से देखिएगा। यह था आपतित किरण, यह इधर चली गई, यह था अभिलंब। अगर यह एंगल थीटा है तो बचा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, चलिए अब जरा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यह है एन कैप और यह है आई कैप, सही है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यह है एन कैप और आई कैप, देखिए इधर है आई कैप, और आपने देखा कि आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल कितना है, तो इसके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ भी इकाई सदिश है, यह भी इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, दो सदिश राशि है, दोनों का मान पता है और दोनों के बीच का कोण पता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, a डॉट बी यानी n डॉट आई कैप यानी a डॉट बी बराबर मोड ऑफ b cos थीटा, थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, तो यहां से मिलेगा n डॉट आई डॉट, देखिए यूनिट वेक्टर का मान जो होता है 1
इंटू 1 इंटू cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। बट 180 माइनस थीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में चले आए? फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे कौन सा साइन? माइनस। तो यहाँ से रिजल्ट आया n कैप डॉट i कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा। सही है क्या? यानी हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ n डॉट i कैप है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आपको लास्टली जो रिजल्ट मिलने वाला है वह कुछ इस तरह का होगा। यहाँ देखिए r कैप माइनस i कैप का रिजल्ट आपको निकल के आया था 2n कैप cos थीटा। सही है। और cos थीटा का वैल्यू अभी निकल के आया n कैप डॉट i कैप विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2n कैप और इसके जगह क्या लिख सकते हैं? n कैप डॉट i कैप और बीच में कौन सा साइन? माइनस साइन। अब ऐसा नहीं तो कर सकते हैं r कैप माइनस i कैप बराबर देखिए माइनस ऑफ 2 इंटू n कैप इंटू i कैप डॉट n कैप। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं r कैप बराबर i को उधर भेज दीजिए i कैप माइनस 2 इंटू n कैप इंटू i कैप डॉट n कैप एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए या प्रैक्टिस करिएगा इससे प्रॉब्लम तो समझ आ जाएगा। या तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या मालूम होना चाहिए। यहाँ पर r मालूम होना चाहिए या i मालूम होना चाहिए तो हम n निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 ही वेरिएबल है बट यहाँ पर कितने वेरिएबल थे? 4। यह भी यह भी यह भी यह भी। तो कभी कभी क्वेश्चन में 3 देगा तो चौथा पूछेगा, या हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में एंगल ना दिया हो तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और इस फॉर्मूले से क्या रिजल्ट मिला? r कैप मतलब इकाई सदिश प्रवर्तित राशि प्रवर्तित किरण की दिशा में, यह i कैप इकाई सदिश आपतित किरण की दिशा में, यह n कैप इकाई सदिश अभिलंब की दिशा में। इन तीनों के बीच हमको क्या मिल चुका है? एक आंसर मिल चुका है, एक रिजल्ट मिल चुका है। ओके तो बस इसको हम लास्टली क्या कर देते हैं, एक जगह समराइज कर देते हैं। देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इससे आप क्या करें वीडियो को फिर से देखें तब जाकर के सारी जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। और अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे? अभी तक हम लोग देखिए प्रावर्तन को में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे थे जो हमें और लोगों से डिफरेंस क्रिएट करे। तभी आपका देखिए उसी का रिजल्ट होता है जो डिफरेंस क्रिएट करना जानता है। तो अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर लेते हो, कुछ अलग पढ़ते कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते, देखिए प्रकाश में हम भी ऐसे कर सकते थे, इसे छोड़ करके डायरेक्ट दर्पण पे जाते और आपको पता पढ़ाना शुरू कर देते प्रवर्तन अपवर्तन गोलीय दर्पण और समतल सतह के बीच, और आपको जल्दी से सिलेबस फिनिश हो जाती है। बट हमें वैसे नहीं करना, हमको एक बार सारी बाउंड्री को टच कर लेना है ताकि कभी भी क्वेश्चन बनाने जाए तो कभी यह न लगे कि ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हम नहीं टच कर पाए थे या नहीं पढ़ पाए थे। अब चलते हैं लास्टली एक बॉक्स में इस रिजल्ट को लिख लेते हैं। प्रवर्तित किरण, आपतित किरण और यह क्या है? अभिलंब है। और यह क्या है? आपकी दर्पण है। तो इसके बीच एक इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आया था जो आपको जानना है वह क्या आया था? अगर इसको आई कैप कर ले इकाई सदिश के रूप में तो फिर से आएगा आई कैप डॉट एन कैप डॉट आर कैप और तीनों का वैल्यू किसके आया था? 0 के बराबर। एक रिजल्ट यहां से याद रखना है, आर कैप बराबर हो जाता है आई कैप माइनस 2 इंटू एन कैप इंटू आई कैप डॉट एन कैप एंड दिस बोथ रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लास्टली क्या करेंगे, इस पर नेक्स्ट क्लासेस में एक न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम मिरर को जैसे समतल दर्पण को कंटिन्यू करेंगे। ओके थोड़ी टाइम बची हुई है तो हम ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर लेते हैं। छोटा ही न्यूमेरिकल है, इसी रिजल्ट पे, इस रिजल्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मान लेते हैं यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह आपकी अभिलंब। और आपतित किरण का जो इक्वेशन दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका 1/2 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस √3 के कैप। ओके क्या इक्वेशन दिया हुआ है? 1/2 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस √3 के कैप। और आपसे पूछ दिया है कि बताइए परावर्तित किरण का इक्वेशन क्या होगा जब, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन यह है, टाइप नंबर 5 कर लीजिएगा। कंडीशन क्या है
कि जो परावर्तक सतह है, मतलब यह जो दर्पण है वह वाई जेड प्लेन या कह सकते हो तल में स्थित है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, यानी एक दर्पण है जो वाई जेड प्लेन में है, ऐसे रखी हुई है, और आपसे बोला है कि यह आपतित किरण की दिशा है, और आपतित किरण का जो इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। आपसे पूछा है बताइए परावर्तित किरण की जो इक्वेशन क्या होगी यदि दर्पण किस में रखा है, वाई जेड प्लेन में रखा है। अब चलिए देखिए, ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है। देखिए निकालना तो है आर, और तभी निकाल सकते हैं जब हमको कम से कम दो पता हो। एक पता है पर दूसरा तो पता नहीं है। जब दूसरा पता नहीं है तब कैसे करेंगे? तो देखिए जरा, आपको पता है कि अगर मानते हैं कि यह दर्पण है, यह वाई प्लेन है या जेड प्लेन है, तो आपको पता है कि अभिलंब क्या होती है, दर्पण पे लंबवत होती है। और आपको पता है कि यदि वाईजेड प्लेन है तो वाईजेड प्लेन की लंबवत कौन सी दिशा होती है, तो इसकी लंबवत होती है एक्स की दिशा। सही, वाईजेड प्लेन है, दिस इज, देखिए यह एक्स है, यह वाई है, तो लंबवत होगी जेड। अगर यह वाई है और यह जेड है तो इसकी लंबवत कौन सी होगी, एक्स। तो हमको पता चल गया किससे, इस जो ये जो पॉइंट लिखा है कि दर्पण किस प्लेन में है, दर्पण है वाईजेड प्लेन में, तो वाईजेड प्लेन की लंबवत कौन सी दिशा होगी, एक्स की दिशा होगी। तो हमको क्या पता चल गया कि अभिलंब की दिशा किधर है, वाई की तरफ, अभिलंब की दिशा किधर है, एक्स की तरफ। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं, चूंकि अभिलंब दर्पण पर लंबवत होती है, इस कारण हमारी अभिलंब है एन कैप, उसकी दिशा किधर हो जाएगी, आई कैप की तरफ। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स डायरेक्शन की तरफ। अच्छा, अब यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, हमको क्या क्या मालूम है, देखिए हमको आई मालूम है, 1/2 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस √3 के कैप, आई मालूम हो गया। हमको एन नहीं मालूम है, एन किधर है, आई कैप की तरफ। दो चीज मालूम है, हमको निकालना क्या है, आर निकालना है। तो देखिए आर निकालने का फॉर्मूला क्या था,